Yes, sir. Yes, your question once again. You just ask, discuss the question. Yes, sir. So it's saying that multiplicity of various commissions for the vulnerable sections or the society Hmm. leads to problem or overlapping jurisdiction and duplication of functions. So is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. To some extent, 40%, 50% part of your answer should justify कि yes, a broad umbrella. But in Indian context, the various section and vulnerable section has a different problem. Like tribal problems are different from the problem of caste, and some of the problem are very very similar problem, like poverty और similar problem में भी है, अलग problem भी है. तो इसीलिए हम ये एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं कि ऑन द सिंगल अम्ब्रेला ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक यूनिवर्सल, बिकॉज सिंस ट्राइबल और कास्ट, शेड्यूल कास्ट दो अलग अलग, अर्लियर द बोथ एससी एसटी कमीशन वाज द कॉमन, एक ही था. बट क्यों जरूरत पड़ी कि उसको हम अलग करना पड़ा? क्योंकि ट्राइबल का जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आर डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम. तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को लेकर इसमें यू हैव टू डेवलप द बैलेंस्ड व्यू. यू कैन नॉट एग्जैक्टली यस और नो से कि हाँ एक ब्रॉडर अम्ब्रेला होगा और अंडर दिस हम एक ह्यूमन राइट्स के तहत सब पॉलिसी कमीशन को ले लेंगे. और फिर ये भी होगा कि हाँ जुडिशियल कॉम्प्लिकेसीज हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सेक्शन वाइज चूंकि डाइवर्सिटीज आर देयर एंड फॉर द डिफरेंट सेक्शन और ग्रुप है द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. सो वो उसके लिए ये भी जो हमारा स्ट्रक्चर है टू वो भी गलत नहीं है, उसको भी जस्टिफाई करेंगे. सर इसमें पॉपुलेशन बर्डन भी लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेटेड होगा तो वो देखो, कवर नहीं कर पाएगा. हाँ इंटीग्रेटेड हम नहीं कर सकेंगे ना, पूरा पूरे भारत में कैसे कहें कि एक कमीशन होगा सबको. देखिए अब इतने सारे बड़े देश हैं, इतनी सारी लार्ज पॉपुलेशन हैं, इतनी सारी सेक्शंस हैं, एक कोई छोटा सा देश नहीं है. तो डेफिनेटली कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ऑर्गन्स, कमीशन, कमिटी बनाए जाते हैं महिलाओं के लिए. जैसे हमारे यहाँ अब कैसे महिला आयोग के वो एक ही कमीशन अपेक्स कैसे महिला का और इसका ह्यूमन राइट्स का और क्या कहते हैं एससी एसटी बच्चे का देखेंगे. इसलिए स्पेशलाइज होकर के काम करना इट इज द लेटेस्ट. बहुत अच्छी बातें हैं कि हम हर एक सेक्शन के लिए एक स्पेशलाइज कमीशन बनाया मैंने. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, और कमीशन इंडिपेंडेंट है, बॉडीज हैं, और कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. यदि एक अम्ब्रेला हम बना लें तो उसमें भी उसके सब यूनिट्स बनाने होते हैं, सब विंग्स बनाने होंगे, और वहां भी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए. उसको इंडिपेंडेंट कर दिए तो हम समझते हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है और ज्यादा बेहतर है. यस सर. तो यू शुड सी कि इंडिया ये हमारा छोटा सा देश में बहुत बड़ा इशू. बच्चे के लिए देखो आप, बच्चे चाइल्ड कमीशन इतने सारे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम हैं, योजना है. रूरल बच्चों का जो इशू है वो अर्बन से अलग है, ट्राइबल का जो अलग है. फिर देखो कि कुछ बच्चों में जो मेलान्यूट्रिशन का जो शिकार है, ज्यादातर पुअर फैमिली के बच्चे हैं. फिर वो स्कूल ड्रॉप आउट्स के रीजन जो क्या है अलग अलग है. इसलिए दैट्स व्हाई यू डोंट थिंक कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एंड अंडर इट जितने भी चीजें हैं सब प्रोग्राम्स उसी के अंदर में वो एक अपेक्स है, वो फॉलो करते हैं लाइक दैट. यस सर. सो दिस इज हियर एनीबॉडी. गुड क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा तुम्हारा ये, बहुत ठीक है, यूपीएससी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. एनीबॉडी कोई क्वेश्चन? हिमांशु, नहीं सर, क्लियर है. रवि, रोहित, नहीं सर नहीं. सृष्टि का कंफ्यूजन दूर क्या कहते हैं, ठीक है. एनीबॉडी कोई और है? निकिता, okay. So this unit here are now expected questions you can expect here many times. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देता हूँ. जनरली देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट. इसमें एक तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. फिर हाल ही में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन हैं उनको लेकर के जो चीजें हैं वो पूछे जाते हैं. और केमिकल हैजार्डस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो आते हैं. ओवरऑल जो मेलान्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है दैट इज द बिगर इश्यूज. सो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, बट इन स्पाइट ऑफ दैट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन द पुअर एरिया और ट्राइबल एरिया आर वल्नरेबल. एक्सप्लेन द कॉजेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट. वल्नरेबिलिटी में कोई शाहरुख खान का बेटा नहीं है, कैटरीना और क्या कहते हैं हीरो हीरोइन और पूरे करोड़पति के बेटे बेटी वल्नरेबल नहीं होते.
वनरेबल कौन होते हैं? इन द रूरल एरिया, ट्राइबल, पुअर्स पीपल, जिनको मेला न्यूट्रिशन का शिकार है, और जो व्हाट एवर इश्यूज. So why not the programs are very effective? Why not the resource allocations are very meager or limited? और उसके लिए हमें सजेस्टिव मेजर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन यू सजेस्ट, और हम बेहतर क्या कर सकते हैं. अब इस बीच में जैसे अभी तो ये गवर्नमेंट मैकेनिज्म है इन इंडिया में. अभी देखो ये तो प्रोग्राम है, इसके बचपन बचाओ, एक एनजीओ है, मैंने पढ़ाया हूँ, इसका है कैलाश सत्यार्थी. आर यू गेटिंग अ Yes, पॉइंट? sir. अब ये बचपन बचाओ इंडिया में बहुत सारे लाखों बच्चों को इन्होंने एक नया जीवन दिया है. कहाँ से? इसको वैसे क्रैकर्स फैक्ट्री से हटाया है, किडनैप या ऐसे अनाथालय में उनसे वहां से रेस्क्यू करवाया है. सो मेनी वे बिसाइड्स द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन लाइज विद द सोशल सपोर्ट सिस्टम, पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ. Merely government policies, program, articles or resources are not enough. PPP model should be followed. Under it, corporates, under it, क्या कहते हैं, social participation and NGO and self-help group. Such type of organizations should join hands at local level. और पंचायत को भी बहुत ज्यादा empower करना होगा. एंड स्कूल में जो है स्कूल सिस्टम को बच्चों के प्रति कंपैशनेट बनाना होगा, और खास करके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव जो है साइकोलॉजिकल वे ऑफ टीचिंग जो है बच्चों के को हैंडल करने का जो है वो तरीका होना चाहिए. मेलान्यूट्रिशन के लिए ऐसे हम लड़ सकते हैं. टुडे रिसोर्स आज सरकार काफ़ी डिलीवर कर रहा है, बहुत सारे रिसोर्स दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं. उसके बावजूद भी इन ट्राइबल एरिया, लोकल एरिया, विलेज में या ऐसे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ड्रॉप आउट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. तो चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस. तो उसको हम बेहतर करके एक ह्यूमन रिसोर्स, एक कैपिटल, एक तरह का है कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. अच्छे बच्चे, अच्छी एजुकेशन, अच्छी पर्सनैलिटी मीन्स हमारा हेल्दी स्टेटस देश का हो. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, मेलान्यूट्रिशन के शिकार होते हैं. तो आज भी यदि ये है तो एक बहुत बड़ा इश्यूज है, ठीक है नहीं? क्या उनका फंड डिलीवरी, खाने पीने की चीजें, या जो स्कूल, इन सब चीजों के ऊपर हेल्थ. सो दिस शुड बी हियर. merely governments or like that social support, NGOs like that should come forward to help and cooperate with them. ठीक है? Yes, sir. Yes. So in this way ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस यहाँ से. और बच्चों से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा यही टॉपिक्स फॉरवर्ड. एनीबॉडी कुछ पूछना है? देख लो. सर, कल्चर, हेरिटेज, कस्टम और ट्रेडिशन में क्या डिफरेंस होता है? कल्चरल हेरिटेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन मोर और लेस सिनोनिमस वर्ड है. कल्चरल हेरिटेज का मतलब जैसे हमने जो खाने पीने, कल्चर का मतलब होता है, कल्चर इज सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव एंड कल्चर इज व्हाट वी आर. दैट इज आवर मोरल वैल्यू एंड आवर जो हमारा जो स्व है वो कल्चर होता है. और जो हमारे पास है यानी गाड़ी है, मोटर है, ये सिविलाइजेशन का पार्ट होगी. कई बार ऐसा यस मटेरियलिस्टिक हो गया, सिविलाइजेशन मटेरियलिस्टिक हो गया, कल्चर नॉन मटेरियलिस्टिक यानी एब्स्ट्रैक्ट है. तो हमारा जो संस्कार है, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो मोरल स्टैंडर्ड्स है, वो हमारे कल्चर में आ जाते हैं. ठीक है? हम तो एक जो कल्चर हेरिटेज की जो बात होती है, जो मान लो कि प्रणाम करने का तरीका, अब हम किसी दूसरे व्यक्ति को पांव छू के प्रणाम करते हैं, ये हमारे फादर भी करते थे, उनके फादर भी करते थे. एक विरासत से हमको मिला है कि ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे खाना खाने हैं, ऐसे बड़ों के साथ बात करने हैं. अब एक ट्राइब है, क्या कहते हैं, अफ्रीका का, उसमें जब गेस्ट आते हैं तो उसके ऊपर वो थूकते हैं, मतलब उनका कल्चर है, नहीं थूकेगा तो समझेगा मेरा अपमान कर दिया. तो उनके अपने कल्चर है. अब ये नहीं कि उनके कल्चर गंदे हैं, वो थूकते हैं तो गंदे हैं और हम अच्छे हैं.
कोई नॉनवेज खाता है तो क्या कहते हैं गंदे हैं, और हम वेजिटेरियन हैं तो अच्छे हैं। कल्चर, नो कल्चर इज इंफीरियर और सुपीरियर, कल्चर इज कल्चर, एवरी कल्चर शुड बी जज्ड इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव। कल्चरल हेरिटेज का मतलब है यहाँ किस चीज से, कि विरासत से जो हमें संस्कार मिलते हैं, उठने बैठने, डांस फॉर्म, आर्ट, कला, म्यूजिक जो हम करते हैं, इसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। और इसमें तुमने बोला कस्टम, कस्टम क्या होता है कि कोई बिहेवियर जो हमारे फादर भी, ये भी एक तरह का विरासत ही हुआ, सब फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। और उसमें जैसे मान लो कि हम परंपरा से कोई चीज मनाते आए हैं, रावण जलाने का, पुतला जलाने का, या कोई पूजा करने का, तो एक कस्टम होता है। कस्टम का यदि कोई वायलेट कर देगा तो समाज उसकी आलोचना करता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होता है। लेकिन वहीं यदि फिर फोकवेज, ये क्या कहते हैं, मूड्स, यानी कि बहुत ज्यादा मूड्स बोलते हैं, जो कि इतनी रिजिड होती है, जो यदि वायलेट कर दे तो समाज उसको बाइकआउट कर देगा। तो एक तरह से कस्टम जो हम एक हमारे, हम इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये हर एक साल हम करते आए हैं, इसको हम नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बिहेवियर, ऐसे आदर्श, ऐसी चीजें, तो कस्टम भी एक तरह से देखा जाए तो कल्चर का ही पार्ट। और एक टर्म क्या था? यस सर, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन भी एक तरह से देखा जाए कि ट्रेडिशनल हमारा एक जो हम बहुत लंबे समय से करते आए हैं। कस्टम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। और ट्रेडिशन हम इसलिए करते हैं कि ओरिजिन टाइम में बहुत प्राचीन काल से ऐसा होता रहा। वो जनरेशन, एक जनरेशन किया है, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें हैं तो इसलिए उसको हम करते हैं। परंपरा जो है वो भी जनरेशन टू जनरेशन, जब हम किसी चीज को, व्यवहार को करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ट्रेडिशनल भी। हम यदि एक का, हमारे जो पूर्वज करते थे इतिहास काल में, ऋग वैदिक समय में जो संस्कार करते थे, उसको यदि आज भी हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि चलो ये ट्रेडिशनल है। लेकिन उसमें अब बदलाव आ गया है, मॉडर्निटी आ गया, तो कहेंगे कि नहीं ये ट्रेडिशनल नहीं। आज आप यदि धोती पहनते हो, आज हम जब पूजा करते हैं तो जिस दिन मैं पूजा करूंगा, पंडित जी आएंगे तो मैं अपना ट्रेडिशनल कपड़े पहनता हूँ, दैट इज मैं धोती पहनता हूँ। अब ये क्यों पहनते, जींस पैंट पहन के क्यों नहीं बैठते? और ये गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मानते हैं कि ट्रेडिशन रहा है कि ऐसे में हम अपना इस ऐसे कपड़े पहने। खाना खाने का जो हमारा पहले का तरीका था, कैसे था? लोग बैठ के, आसनी बैठ के केले के पत्ते पे खाते थे, अब डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। और ये गेटिंग माय पॉइंट? तो मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन, ये दोनों में आ गया मॉडर्नाइजेशन, तो दोनों में टकराव आ गया, तो जिससे कि बहुत सारी चीज प्रॉब्लम आ गया कि मॉडर्न वैल्यू आ गया और ट्रेडिशन, ये दोनों में टकराव की स्थिति में इंडियन सोसाइटी इज एट द क्रॉस रोड, वेयर ट्रेडिशनल फोर्सेस, ट्रेडिशनल थिंग्स आर चेंजिंग विद द फोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। जो विदेश से जो आ रहा है, जींस कल्चर, पिज्जा कल्चर, डाइनिंग कल्चर, बर्थडे कल्चर, गांव तक चला गया, ठीक है कि नहीं? वो हमें छोड़ नहीं है, वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और हमारा ट्रेडिशनल जो, हमारा जो संस्कृत था, चीजें था, संस्कार था, खाने पीने, उठने बैठने का तरीका था, योगा था, प्राणायाम था, सब छूट गया। लेकिन अभी भी वो चीज बिल्कुल गायब नहीं हुई। यस। ऑगबर्न ने इसी में कॉन्सेप्ट दिया है कल्चरल लैग का, कि जब मटेरियल कल्चर पीछे छूट गई, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे छूट गई, यानी कल्चर बहुत पीछे रह गया और सिविलाइजेशन बहुत डेवलप हो गया, यानी मटेरियलिस्टिकली हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और मोरली हम उतना डेवलप नहीं हुए। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय ऑगबर्न। यस। ठीक है, चलो एनीबॉडी? ठीक है, अब हम लोगों का ये भी यूनिट हो गया। ठीक है, किसी लोगों को कोई नहीं पूछना है तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखेंगे। टुमारो जो हमारा होगा, हम जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पूरा एजुकेशन का खंगालेंगे। ठीक है, यस सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई विल डिस्कस, एंड बिफोर दैट एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज टुमारो करेंगे। काफी अच्छा सेक्शन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और हम समझते हैं आप कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, आप लोगों का सोशल जस्टिस वाला जो यूनिट और मैं चेक कर लूंगा, जो जो इश्यूज होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे।
लेकिन देखते हैं कल कितना हो पाता है। अब आप समझो कि सोशल जस्टिस के आप करीब आ रहे हो, ठीक है। हम समझते हैं आज संडे हो गया, हेलो, Yes, sir. Sunday आज. तो वी आर वेरी क्लोज टू, अब हमारा सोशल जस्टिस में जो बड़ा जो सेक्शन था, ट्राइब, कास्ट, यही सब बहुत बड़ा से, माइनॉरिटी, ये 3 बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए इसमें टाइम लगा। तो अब हम धीरे धीरे छोटा छोटा चीजें हैं, यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट हम कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, तो बहुत ही कम समय में इसको हम लोग कवर करेंगे, फिर आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड? आप लोगों को इंटरेस्टेड लग रहा है ना चीजें? हाँ सर. ठीक है, इसको देखो, एक लिसनिंग करो, यदि आपका कोई छूट गया, फैक्ट छूट गया, ओवरऑल लेक्चर का मतलब होता है यू विल डेवलप द कॉन्सेप्ट्स बाय लिसनिंग। पुराना जो गुरुकुल पद्धति में लोग श्रुति पद्धति था, सुनते थे, सुनोगे तो ये दिमाग में जाके इको करता है, और जो कंटेंट है उसको हम आप लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे, जो फैक्चुअल और जो चीजें इसके अंदर में। सो टुमारो से टुडे सेशन हम आज यहीं तक रखेंगे, एंड टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एंड रिलेटेड इशू, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी है, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय, वी आर मीटिंग टुमारो। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.